37 1.4 सब्सटेंटिव प्रोसीजर एडिशन एंड डिलीशन। अच्छा, एडिशन डिलीशंस क्या है? हमने कल पढ़ा था एक स्केड्यूल बनता है, आपने काउंटिंग में पढ़ा भी हुआ है, उसमें ओपनिंग कॉस्ट आ रही होती है, एडिशन डिलीशंस ड्यूरिंग द ईयर आ रही होती हैं, और क्लोजिंग कॉस्ट ये रिवैल्यूड अमाउंट होती है, और फिर साथ एक 3 कॉलम चल होते हैं अक्यूमुलेटेड डिडक्शन फॉर ओपनिंग फॉर द ईयर और क्लोजिंग कॉस्ट में से हम अक्यूमुलेटेड डिडक्शन माइनस करते हैं तो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? ये बात हो रही सिर्फ एडिशंस और डिलीशंस की, एडिशंस और डिलीशंस की। अच्छा, इसमें चीज़ याद रखनी है, एडिशन डिलीशन हम यहाँ से पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है? हम वैसे ही करते हैं, ऑडिट करते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं कि हम प्रैक्टिकल बैठे हैं, नियाग्रा मिल्स में बैठे हैं, हम ऑडिट टीम में हमें टास्क मिला कि आप एडिशंस चेक करें फिक्स एसेट की, तो क्या करेंगे? बुक से नहीं देखना, समझे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ 6 नंबर का, एडिशन चेक करनी है, ट्राई करें। नहीं पढ़ा हुआ आपने, मुझे पता नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी कोशिश करें। पेपर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे तो नहीं किए होते। सबसे पहले उससे लिस्ट लेंगे भी कौन सी एडिशन है, फिर आप देख लें भी वो कंप्लीटनेस, असर्शन और एग्जिस्टेंस लिस्ट में आ रही हैं, उसको सिलेक्ट करें, देखें एग्जिस्ट करती हैं। फिर कहते हैं कंपनी कहती है मैंने 8 गाड़ियाँ खरीदी प्राइस के लिए, दिखा दें यार, मैं 7 खड़ी हैं 8वीं का है, 7 खड़ी हैं 8वीं का है, तो वो कहेंगे 8वीं तो वो खुड़िया वाला से फैसला वाला जी गेस्ट को छोड़ने, भी गेट आउट पास दिखाते हैं उसका, फिर गाड़ी यहाँ से एग्जिट किया उसने, ठीक प्रैक्टिस। अब समझ नहीं आई बात? अच्छा, उसके बाद और क्या करेंगे? एडिशन डिलीशन अपनी चेक कर ली, सॉरी एडिशन की कंप्लीटनेस भी देख ली, एग्जिस्टेंस भी देख ली, वैल्यूशन देख लेंगे, प्राइसेस सारी टैली, और सॉरी डेप्रिसिएशन देख लेंगे, ठीक है? इसको क्या रेट हैं, यूजफुल है इसके, और सिर्फ एडिशन में क्या करेंगे? इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, देखिए यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट सुबह सोई पड़ी उठे, आंखें मले, ओके ओह हाँ आज गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, आज मशीन खरीद लेते हैं, फिर सोच के बताएं। अप्रूवल्स बोर्ड में देखिए, फिक्स एसेट खरीदा ना आपने पठान से कोई शकरकंदी नहीं खरीदी कि गुजरे से रोक के खरीद ली, ठीक है? फिक्स एसेट्स में क्या होगा, पीछे उसकी अप्रूवल्स होंगी। अप्रूवल क्यों दी होगी बोर्ड ने? बोर्ड अप्रूवल होगी, रेजोल्यूशन होगी बोर्ड की मिनट्स होंगे मीटिंग के जिसमें डिस्कस हुआ होगा। बोर्ड ने किस बेस पे अप्रूव किया होगा? अकड़ बकड़ बम्बे वो करके तो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया कि जो खरीद लेते हैं। मुझे वो वर्ड मैंने बताया हुआ आपको, फिजिबिलिटी स्टडी, उसकी फिजिबिलिटीज होंगी। नहीं, बोर्ड ने ऐसे प्रूव कर दिया, हम बोर्ड मेंबर हैं, हम आ जाएंगे चलो या खरीद लेते हैं, चलो नहीं खरीदते, कोई ना कोई डिसीजन किसी बेस पे किया ना, किस बेस पे किया है? फिजिबिलिटी स्टडी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, फिर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इसके लिए स्किल्ड स्टाफ अवेलेबल है, इसके लिए टेम्परेचर सूट करता है, यहाँ पे इस टेम्परेचर में चल सकती है, समझ गए? फॉलो करें नहीं बात? फिर हमारे पास पैसे हैं इसके, हमारा स्टाफ है, इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, इसकी रिपेयर अवेलेबल होगी। इस सब कुछ करने के बाद हमने डिसाइड किया फिजिबिलिटी स्टडी के, बस ये हमने फिजिबिलिटी स्टडी चेक करें, उसके ऊपर मैंने बोर्ड की अप्रूवल चेक करें, ठीक है? और क्या देखेंगे? बोर्ड ने अप्रूव कर दिया खरीद लें, आपने खरीद ली, क्या देखेंगे? इनवाइस या रजिस्ट्रीज देख ली, उसके बाद पेमेंट छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं कि 2 अरब रुपए का आपने यूनिट लगाया तो आप कैश जाके दें, तो ट्रक में कैश जाएगा पूरा, तो कैसे पेमेंट की होगी आपने? तो बैंक से क्रॉस चेक देखें, फिर पेमेंट करते हुए टैक्स काटा होगा, फिर गुड्स इनवर्ट बना होगा, फॉलो करके। इसमें से कोई मैंने अजीब सी ऑर्डिनरी अजीब सी की बात तो नहीं की जो समझ नहीं आई? नहीं है ना? अभी हमने जनरल कैजुअल डिस्कस किया, इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ें जी पहले पॉइंट इसका, बुलेट्स पे इसका हमने ऑब्टेन किया, ठीक है? सेकंड पे आ जाएं, चेक द ऑथराइजेशन ऑफ द ऑथराइजेशन हमने चेक की,
मैंने कहा था यहाँ पे कोई एक बंदा ऑथराइज नहीं कर रहा होगा, पूरा बोर्ड कर रहा होगा, कई मीटिंग, कई महीनों की मीटिंग होंगी इस पर। आगे हैं, Confirm that the total addition reconciled with the ओपनिंग प्लस एडिशन इज इक्वल टू क्लोजिंग आ रहा है। आगे हैं, inspect the इनवॉइसेस चेक की हमने, रजिस्ट्री चेक की। आगे हैं, verify the एग्जिस्टेंस चेक की हमने। आगे हैं, check that the entries in the अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है। हमने इसके अलावा पेमेंट भी चेक की, हमने इन्वर्ट भी चेक किया, ठीक है। ये सिर्फ एक्सरसाइज करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि पेपर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो वहाँ डील ही नहीं छोड़ देनी, ठीक है। मैंने आपको बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है पास करने के लिए। मेरे टीचर्स, मैंने जिसने सीखा था, वो कहते थे ऑडिटिंग इज नथिंग बट, जितनी बातें की हमने कॉमन सेंस में यही होनी चाहिए। अच्छा, क्या ये इब्राहिम में होनी चाहिए या नियाग्रा में होनी चाहिए? पूरी दुनिया में ही होनी चाहिए। आप सऊदी अरब जा रहे हैं, ब्राज़ील जा रहे हैं, आप फिजी में बैठे हैं, जिस स्पीड तरक्की कर रहे हैं, आप चांद पे ऑडिट करने जा रहे हैं, तो वहां पे भी यही होगा, ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल्स पे आते हैं, नीचे से नहीं देखना आपने। इब्राहिम को ऑडिट कर रहे हैं हम, असाइनमेंट मिली है, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट चेक करना है, बताएं जी। एग्जैक्टली जैसे एडिशन के लिए अप्रूवल थी, यहाँ पे सुबह सुबह वो उठेगा, कहेगा यार आज मुझे ख्वाब आया कि ना चेंज कर, सेल कर देते हैं, तो सेल कर दो, चीफ एग्जेक्टिव साहब ख्वाब आ गया, ठीक है। ये चीफ एग्जेक्टिव साहब के पीरो मुर्शिद साहब ने कहा कि जनाब सेल करते हो, सेल करने आ गए, नहीं, पीरो की बात बिजनेस में नहीं मानते हो, ठीक है। बिजनेस में अपनी अकल ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अप्रूवल होगी, अप्रूवल क्यों होगी? अगेन उसकी वर्किंग फिजिबिलिटी से बनी होगी, इसको डिस्पोज करना फिजिबल है कि चला के देखें। मशीन है ना या बिल्डिंग है, उससे दो तरह से बेनिफिट लिया जा सकता है, उससे कैश फ्लो दो तरह से आनी है, या तो सेल करें फॉरन रेवेन्यू आ जाएगा, या फिर उसको यूज़ करें, उसे प्रोडक्शन करें, और प्रोडक्शन सेल करके आप पैसे लें। तो कौन सा मॉडल फिजिबल है आपके लिए? फिजिबिलिटी स्टडी बनेगी ना, यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी होगी, और ठीक है, खोजना में आपने इसके लिए वो टेंडर मंगवाए हैं, ठीक, और डिस्पोजल किया है, सेल एग्रीमेंट होगा, वहाँ इनवाइस थी, यहाँ पे क्या है, वहाँ पैसे जा रहे थे, यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे एडिशन चीज़ क्या है कि सेल करने पे या गेन होगा, उसकी वर्किंग चेक करें। उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखें सेल प्रोसीड्स क्या है इसकी, और अपोजिट साइड पे इसका WDV क्या है, कर लेंगे। लॉजिकल है, मज़े का, पढ़ के देखें इसको। Obtain, prepare a schedule of disposals for the period. Check the authorization of the disposals. Verify that the cost and related accumulated depreciations have been removed from the accounting. ठीक है, आपने देखा वहाँ से रिमूव हो गई हैं। जब हम कॉस्ट रिमूव करते हैं तो उसकी रेलेवेंट accumulated depreciation भी रिमूव करते हैं। आगे हैं जी। Verify that the calculation of the figure for the gain or loss on disposal. आगे आ जाएं, पढ़ लिया हमने। Discuss with management the possibility of unrecorded disposal of this. समझ गए नहीं? याद रहेगा। आप थोड़ा सा सोचें तसल्ली से और देखें जो हमने क्लास में डिस्कस किया है वो ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा बेहतर है, ये बुक में लिखा हुआ, ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सिर्फ आपने वो क्या कहते हैं करेज पैदा करनी है कि यार मैं इस बुक को छोड़ कर भी पास कर सकता हूँ। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट बुक से ऐसे चिपकते हैं, ऐसे छोटा बच्चा माँ को नहीं चिपकता, छोड़ते नहीं है, ठीक है। ऑडिट की नेचर थोड़ी चेंज है, प्रैक्टिकल नेचर पे, ठीक है जी। चलें आगे। अच्छा, कहते हैं जितनी बातें हमने पढ़ी है ना, नीचे उसने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि आपने नेचर जो देख लेनी कि क्या है, क्या सिस्टम क्या है। नीचे कहता है सिरकमस्टांसिस क्या इन्वॉल्व है। कल मैंने एग्जांपल दी थी, बिल्डिंग खरीदी है, एक जगह रजिस्ट्री होगी और बनाई है तो वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होगी। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात, ठीक है। एक क्लाइंट ने यूनिट लोकल परचेज किया है,
वहाँ इनवाइस आई होगी, मशीनें लोकल परचेज की हैं। एक ने इंपोर्ट की है, वहाँ पे इनवाइस नहीं होगी, इंपोर्ट बिल होगा, बिल ऑफ एंट्री होगा वहाँ पे। इतनी तो खोपड़ी में इस्तेमाल करनी है ना, ठीक है। वहाँ उसने उसने क्वेश्चन में लिखा कि इंपोर्ट किए जी हमने, आपके जी इनवाइस में इनवाइस नहीं होगी, हंस के दिखाएगा आपको, दाम दिखा सकेगा मैक्सिमम आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें से बात करता भी है थर्ड लाइन में, सेकंड लाइन में। फॉर एग्जांपल, एंटिटी में कंस्ट्रक्ट इट्स ओन बिजनेस, ऑन कंस्ट्रक्ट इट्स ओन करंट एसेट, वो अपना कोई नॉन, मैं आपको मजे की एग्जांपल देता हूँ। मेरा क्लाइंट है केमिकल इंडस्ट्री है, मेरा क्लाइंट है केमिकल इंडस्ट्री। शायद आपने सेक्शन 65B पढ़ा हुआ है, टैक्स क्रेडिट वाला, जिसमें BMR आप करते हैं, बिल्डिंग में एडिशन करते हैं तो आपको सर्टन परसेंट टैक्स क्रेडिट मिलता है, याद है? नहीं पढ़ा हुआ? चलें मैं बता देता हूँ। सेक्शन 65B और 65F, दो सेक्शन से अब शायद थोड़े कुछ चेंज कर दिए कि आप BMR करें ना, बिल्डिंग में एडिशन, मशीनरीज में एडिशन करें या कोई अपने प्लांट में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको सर्टन अमाउंट पे टैक्स की जो अमाउंट बनती है उस पर 10% या 20% टैक्स क्रेडिट मिलता है, टैक्स की अमाउंट पे। मेरे केमिकल क्लाइंट ने ले लिया, उसने पूरी प्लांट एंड मशीनरी नहीं लगाई थी, प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा, कमिश्नर ने, इनकम टैक्स ने उसको रिजेक्ट कर दी कि आपने गलत किया। हम कमिश्नर अपील पे हमने अपील्स की, मैं कमिश्नर अपील्स के पास गया हूँ तो कमिश्नर अपील्स कहते हैं कि यार आप मुझे ना दिखाएं, इनवाइसेस दिखाएं या मुझे इंपोर्ट दिखाएं। मैंने कहा सर केमिकल का प्लांट है, ये ना इंपोर्ट होता है, जो बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड प्लांट होता है तो इंपोर्ट हो ही नहीं सकता, ना इंपोर्ट होता है और ना ये ख़रीदा जाता है, ये बनाया जाता है। सिविल इंजीनियर्स आते हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म में आते हैं, सिविल वर्क करते हैं, फिर मैकेनिकल इंजीनियर आते हैं, वो मशीन्स खड़ी करते हैं, पूरा प्लांट लगाते हैं, फिर केमिकल इंजीनियर्स आते हैं, वो इसको चलाते हैं। इसको 6 साल लगे बनने में, अगर इंस्टॉल करना तो 6 महीने में हो जाता, ठीक है। तो वो थोड़े अकल से दोनों पैदल थे, कमिश्नर अपील भी, दोनों ने अगेंस्ट कर दिया कि नहीं, ये आपके एविडेंस नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये चीज़ नहीं चेक करते कि यार अंडरस्टैंड तो करें भाई, अगर टेक्सटाइल की स्पिनिंग की मशीन है वो तो ठीक है, जर्मनी से मंगवा लिया, हमने लगा दी, वीविंग लूम्स कहीं से खरीदी लगा दी, ये मशीन, ये तो इंटीग्रेटेड प्रोसेस है पूरा। इसमें हमसे लेबर की डिटेल ले सकते हैं, सिविल इंजीनियर की कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पढ़ी है ना आप लोगों ने, इसमें ईंटें लगी हैं, सीमेंट लगा है, बजरी लगी है, लोहा लगा है, वो पतरियाँ लगी हैं, इसमें स्टील लगा है, देसी मोटर्स लगी हैं इसमें, ठीक है। तो सिर्फ वो ये टैक्स ऑफिसर, चूंकि उन्होंने पढ़ी नहीं, वही चीज़ें लैग करते हैं, समझ गए? तो आपने लैग नहीं करनी है, आपने देखना कि जो सेकंड लाइन में फर्स्ट 2 वर्ड है ना, सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ये बाय चांस प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि ये वो कमीशन अपील जज के लेवल की उसके पावर्स होती हैं, ठीक है, जज होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पड़ा हुआ है कि सर्कमस्टांसेस भी देख लें यार। चलें आगे जी, मुझे पता है नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट समझ आ गया, आ जाए इंटेंजिबल पे आ जाए। इंटेंजिबल पे, अच्छा, इंटेंजिबल के सब्सटेंटिव से कैसे करने हैं? वैसे ही जैसे मैंने आपको पढ़ाया कल, जनरल और याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा, एक और चीज़ कल भी मैंने बताई, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो स्पेसिफिक किसी एग्जेशन का पूछ ले तो फिर बाकी स्टोरीज नहीं सुनानी उसको। वो पूछ रहा है एग्जिस्टेंस एग्जेशन, आप हम वैल्यू चेक कर रहे हैं बैठे, आप कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमें ना खासतौर पर मैट्रिक रीजिंग वाले बच्चों को आदत होती है कि ज़्यादा लिखने के नंबर मिलेंगे, ऑडिट में ऐसे नहीं है। हम वो गर्मियों की छुट्टियों में काम करने वाले बच्चे हैं रजिस्टर्स पे,
ठीक है, महीने में छापे मारते रहना और स्कूल गए लेके सर खोल के पढ़ने के लिए ना वो वेट करते हैं उसका 6 नंबर 10 में से। वो दूसरा लिटरली वैसे नंबरिंग होती है हमारी कि वेट कितना है इसका, 7 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 10 नंबर। ठीक है, अंदर क्या लिखा है, अंदर जो मर्जी लिखा हुआ आपने। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इसको इस तरह नहीं करना कि यार मैं इतना बड़ा क्वेश्चन है। सी फैब में कई दफ़ा क्वेश्चन बड़ा होता है, आंसर छोटा होता है, और प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है। क्लाइंट आता है परेशान था, आके पूरी 35 मिनट की बताता है आपको कि ये मसला हो गया, आप कहते हैं ऐसे कर लो। इतनी बात ही करनी है ना कि यूं कर लें। उसने 35 मिनट की स्टोरी सुनाई है, आपने 35 सेकंड में उसको आंसर कर दिया, वो फीस दे के चले जाता। ऐसे ही है ना। तो यहाँ ऑडिट में भी ऐसी है, ऑब्जेक्टिव आंसर करना है आपने। उसके अलावा कुछ लिख के आएंगे वो नंबर नहीं मिलेंगे, बेशक आप 1.5 सफ़ा लिखें, याद रहेगा। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल क्या होता है? जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा अब चूंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन बहर एसेट तो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें रिस्क कौन कौन से हैं? अगर मैं इसमें हम ऑडिट करने आए हैं नियाग्रा मिल्स में, इंटेंजिबल एसेट है, रिस्क क्या है? नहीं, ऑडिट रिस्क क्या है? वो तो बिजनेस रिस्क हो गया ना कि हमारा डिज़ाइन को इतना टेक्सटाइल का डिज़ाइन फिरदौस टेक्सटाइल ने कॉपी कर लिया जी, खाड़ी का फलाने ने कॉपी कर लिया जी, ये तो बिजनेस रिस्क है। ऑडिट हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, ऑडिट रिस्क है वही रिस्क है जो एजर्शन है, कंप्लीटनेस का रिस्क, एक्यूरेसी का रिस्क, क्लासिफिकेशन का रिस्क, वैल्यूएशन का रिस्क, एग्जिस्टेंस का और राइट एंड ऑब्लिगेशन का। ठीक है, अब देखिए मैं कल पढ़ा फिर भूल रहे चीज़ें। ठीक है, भूलना नहीं से कर लेंगे रिस्क। ये रिस्क पूरी बैलेंस शीट में एप्लीकेबल है और थोड़ा से चेंज कर दें इनको तो पूरे प्रॉफिट लॉस में एप्लीकेबल है। राइट एंड ऑब्लिगेशन कट ऑफ आ जाएगा, वैल्यूएशन की जगह क्या आ जाएगा? मेजरमेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस का क्या आ जाएगा? अकरेंस। चलो जी, प्रॉफिट लॉस की रिस्क। अभी पूरे अकाउंट्स की रिस्क आपके सामने है, ये भूलना नहीं आपने। ठीक है, अब 24 घंटे में भूल गए, 24 घंटे में नहीं, 23 घंटे हुए पड़े हुए। चलें जी, आगे चलें। अच्छा, ये 6 रिस्क तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन 6 में से 6 के 6 एग्जिस्ट कर रहे हैं, 6 के 6 आपने सबके प्रोसेस परफॉर्म करने हैं। लेकिन इन 6 रिस्क में से ज़्यादा सिग्निफिकेंट पता कौन से हैं? ये 2 उसने फर्स्ट बुलेट्स में लिखे हुए नीचे, एग्जिस्टेंस एंड, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है लेकिन बहरहाल इंटेंजिबल एसेट तो है, तो उसकी एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे? डेफिनेट बात है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी लेकिन कोई ना कोई तो किसी ना किसी एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। वो समझ रहे हैं? एसेट तो है ना आपका, ठीक है फिजिकली अवेलेबल नहीं है लेकिन बहरहाल एसेट, उसकी एग्जिस्टेंस तो है। ठीक है, तो इसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा रिस्क है। दूसरा वैल्यूएशन, दूसरा भाई आपके पास गाड़ी है, आप मार्केट में ले जाओ, आपको 2 मिनट में बता देंगे जी इसकी वैल्यू क्या है, कौन सा मॉडल है, कौन सी गाड़ी है, ठीक है कलर क्या है, शक्ल देखेंगे घूम के कहेंगे इतने की है। ठीक है, मसला हल हो गया। लेकिन अगर आप अपना सॉफ्टवेयर लेके जाएं बेचने के लिए मार्केट में, अपना ब्रांड लेके जाएं कि ये मेरा ब्रांड है बेच रहा हूँ, वो आपको ये 2-4 मिनट में सर्वे में नहीं, उसके लिए ठीक ठाक वर्किंग नहीं पड़ेगी वैल्यूएशन के लिए। तो वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस में रिस्क, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं पे वर्क करना है बाकी को छोड़ देना है। इसका मतलब क्या है? सब पे वर्क करना है, इन पे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, आपको याद रहेगा। अच्छा, फिर उसने कहा आपके जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं ना, उसको उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए।
इंटेंजिबल एसेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उसने लिखा जी परचेज गुडविल, परचेज्ड गुडविल ये है। अच्छा, इंटरनली जनरेटेड गुडविल आपने पढ़ी हुई है? IAS 38 पढ़ा हुआ? अभी नहीं पढ़ा हुआ? चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। जिन्होंने पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, मैं दोनों, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता देता हूँ, जिन्होंने पढ़ा हुआ उनके लिए रिपीट हो जाएगा। इंटरनली जनरेटेड गुडविल को स्टैंडर्ड कहता है कि आपने कभी भी अपना एसेट नहीं बनाना। इंटरनली, ठीक है। जे डॉट के पास ब्रांड आया, अब जे डॉट की फाइनेंशियल में देखें, वहाँ पे आपको ब्रांड कहीं कैपिटलाइज हुआ नजर नहीं आएगा, ब्रांड कैपिटलाइज हुआ नजर, क्योंकि उनकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। हाँ, मैं जाके वो जे डॉट खरीद देता हूँ, उस ब्रांड के पैसे देता हूँ, उसको कोका कोला के पैसे देता हूँ, KFC बर्गर के पैसे देता हूँ, ठीक है, कि ये KFC ऑनवर्ड मैं यूज़ करूँगा, या लिवाइस के पैसे देता हूँ उसको, ठीक है। अगर मैंने वो गुडविल परचेज की है तो मेरा एसेट है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल को आप कभी भी रिकॉग्नाइज, समझ गए इस चीज़ को? बोलें जी। अब पहला लेसन क्या मिल गया? परचेज गुडविल एसेट बनेगी, इंटरनली जनरेटेड गुडविल एसेट, याद रहेगा। अच्छा, अब आई परचेज गुडविल क्या होती है? आपने वो पढ़ी है वैसे, गुडविल पढ़ी हुई है अकाउंटिंग में? आपके कंसोलिडेशन है? FR 2 में FR 2 पढ़ेंगे या पढ़ लिए भी आप लोगों ने? जी बच्चे, आपने गुडविल नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसोलिडेशन क्या होती है? एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को टेक ओवर कर लेती, खरीद लेती है, उसकी 50% या इससे, सीलो में पढ़ा, ठीक है, 50% या इससे ज़्यादा शेयर्स एज्यूम करते हैं। होल्डिंग कंपनी ने क्या किया? सब्सिडरी के 50% या प्लस शेयर खरीद लिए उससे, या किसी और तरह से उस पर कंट्रोल कर लिया, उस पर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया, ठीक है। किसी और तरह से भी हो सकता है, बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट भी हो सकता है, बाय वर्च्यू ऑफ, देखें मैंने PTCL के 40% शेयर्स खरीदे PTCL के, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट मेरे पास 80% वोटिंग पावर आ गई, 80%। अब मैं उस PTCL की कंट्रोल में आ गया हूँ ना, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़, फाइनेंशियल पॉलिसी को मैं हिट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरी सब्सिडरी बन गई। हालांकि शेयर्स मेरे पास बेशक, ठीक है, या वैसे 50% शेयर्स मेरे पास आ गए, या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स मेरी आ गई, किसी भी तरह से कंट्रोल आ गया तो सब्सिडरी बन जाएगी। अगर ये वाला रिलेशनशिप आ गया होल्डिंग सब्सिडरी का, तो स्टैंडर्ड कहता है आपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने में सिर्फ रेलेवेंट बात बताऊँगा आपको, रेलेवेंट, ठीक है, समझ गए? तो स्टैंडर्ड कहता है गुडविल कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने की आपने ये शेयर्स खरीदे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, याद रहेगा, लेस। अच्छा, पहले बच्चे आते हैं उन्होंने पढ़ा होता है ये चीज़, लेस परसेंटेज शेयर इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। परेशान नहीं होना, आपने कितने के एसेट्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट कितने खरीदी? फुटमली कंपनी कहती है कि मैंने इसको 6 करोड़ रुपए देके इसके एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है, तो 6 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। कोई मसला आया था, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात क्या आपने लिया है? आपने 60% करने के बाद क्या किया है? 6 करोड़ पे करने के बाद क्या किया है? इस कंपनी के नेट एसेट्स क्या होते हैं? नेट एसेट क्या होते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल नेट एसेट माइनस। तो आपने नेट एसेट खरीदे ना उसके असल में, उसके ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब हो सकता है इस सब्सिडियरी कंपनी के एसेट्स जो है उसमें लैंड आ रही हो पुरानी, 70 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, कॉस्ट पे आ रही है, तो क्या उसने कॉस्ट से बेची हुई?
उसने किसे बेची हुई आपको? ये तो फालसे वाला नहीं बेचता, ठीक है? फालसे वाले से पूछो यार तुम 300 रुपये किलो दे रहे हो, साथ में 200 रुपये किलो दे रहा है, कहते हैं आज मैं फ्रेश लेके आया हूँ, मुझे 275 रुपये का पड़ा है, वो कल वाला बेच रहा है, ठीक है? वो अनपढ़ बंदा अपनी चीज़ को किससे बेच रहा है? फेयर वैल्यू, ठीक है? ये वो कहता है ये रेट कल का है, आज डॉलर का रेट बढ़ गया, ठीक है? वो आज की वैल्यू पे बेचेगा उसको। या आपने लैंड लियो 50 साल पहले 10,000 रुपये की, अब कोई बंदा आपसे कहे यार आपने 10,000 की ली थी, ये तो 2,000 रुपये प्रॉफिट, 12,000 की मुझे बेच दो पर मरला, आप बेचेंगे? और नहीं यार ठीक है 10,000 की ली थी, लेकिन आज तो 6 करोड़ रुपये की हुई है, ठीक है ना? तो आपने फिर क्या करना है? जो शेयर इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, शेयर इन नेट एसेट्स नहीं, शेयर इन, ठीक है? आप क्या करते हैं? नेट एसेट निकालते हैं, ये बैलेंस शीट है, टोटल एसेट्स है, टोटल लायबिलिटी, ये आपके पास नेट एसेट्स आ गए, यही है ना? ये नेट एसेट लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये के, मिलियंस की बात कर रहा हूँ, इसमें से जो यहाँ पे कॉस्ट में पड़े थे वो माइनस कर दिए, लेस कर दिए, और इसकी क्या कर दी? फेयर वैल्यू ऐड कर दी, समझ गए? ये तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना, आप लोगों की शक्लें बड़ी अजीब सी बन जानी सबकी। मैं रिपीट कर दूं, देखें आपने 6 करोड़ रुपए दिया नियाग्रा मिल्स को, 9 को 6 करोड़ दिया आपने नियाग्रा मिल्स को कि मुझे अपने 55% शेयर देते, तो नियाग्रा मिल्स से आपने क्या खरीदा? समय उसकी नेट एसेट खरीदे, शेयर तो कोई चीज़ नहीं है, समझो उसके एसेट्स हैं ना, एसेट और लाइबिलिटीज़ भी हैं, तो नेट एसेट्स खरीदे, ऐसे ही है। अब नेट एसेट्स आपने ले लिए उसके, नेट एसेट्स फॉर एग्जांपल नेट एसेट उसके बन रहे हैं 5 करोड़ के, नहीं चले 3 करोड़ के, आसानी के लिए कर लेते, 3 करोड़ रुपए के उसके एसेट्स, ठीक है? इसमें कुछ चीज़ें कॉस्ट पे पड़ेंगी, होंगी ना? मशीन 12 साल पहले खरीदी, बिल्डिंग 20 साल पहले बनाई, लैंड 70 साल पहले खरीदी, तो कॉस्ट पे, वो तो कॉस्ट पे आ रही है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, उनकी लैंड पूछते हैं कितने की, लिखा 25,000 रुपये की, आधा मुरब्बा आपकी पास ज़मीन है प्लाट की, आपको कहती है वो जी हमने खरीदी थी 1955 में, अभी तो कॉस्ट पे आ रही, उनकी मर्जी, उन्होंने कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, स्टैंडर्ड भी अलाउ करता है, फॉलो करेंगे। अच्छा, आपने नेट एसेट्स का पता लग गया, नेट एसेट्स कैसे निकले? टोटल एसेट्स माइनस ये क्या आ गया? इस नेट एसेट में आपने क्या करना है? माइनस कर देनी जो एसेट कॉस्ट पे पड़े होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए के एसेट कॉस्ट पे पड़े होंगे, ये माइनस कर दिए और ऐड क्या कर दिया? इन एसेट्स की फेयर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल वो 4 करोड़ है, 6 करोड़ हो गया, ठीक है? आपने कितने परसेंट खरीदे हैं? 55%, चलिए 60%, आसानी के लिए मैं कहता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये खरीद लिया आपने, ऐसे ही है ना? समझ आ रही है? तो ये रिमेनिंग अमाउंट क्या निकली है? ये क्या है? गुडविल, ओवर एंड अबव आपने दिया है, वो क्या पे किया आपने? गुडविल। अच्छा, ये गुडविल ना हम समझते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हमें पता है। मेरा एक दोस्त है मैट्रिक का, पढ़ा नहीं, उसने बिजनेस शुरू कर लिया छोटी एज में, अच्छा बिजनेसमैन बन गया माशाल्लाह। कुछ देर पहले मुझे मिला, 1.5-2 साल पहले की बात है, कहते हैं मैंने ना यहाँ पे ये मंसूराबाद में कोई बाज़ार है, उसमें मैंने एक ना शॉप खरीदी है 1 करोड़ रुपए की, एक। मैंने कहा अच्छा, तो रजिस्ट्री कितनी की हुई? कहते नहीं मैंने लैंड तो नहीं खरीदी, मैं शॉप तो नहीं खरीदी, मैं तुम खुद ही कह रहे मैं शॉप खरीदी है।
कितने लैंड तो ओनर की है, मतलब तुमने क्या लिया?